अरे भाई साहब, ये क्या किया आपने? मैंने आपसे माउथ फ्रेशनर मांगा था, आपने मुझे अल्कोहल थमा दी। अभी कुछ पी लेता, मैं कुछ हो जाता तो। मैंने आपसे माउथ फ्रेशनर मांगी थी ना, आपने तो अल्कोहल दे दिया। अरे भाई साहब, ये वो वाला अल्कोहल नहीं है, वो अल्कोहल अलग है, ये वाला अल्कोहल अलग। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। ऐसे तो आपके हैंड सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है। फिर तो क्या सारे अल्कोहल सेम हो गए क्या? यार क्या करूं मैं इनको? आप एक काम करो, आप ऐसे छोड़ के चले जाओ, ठीक है? आप कुछ और देख लो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे कैसे काम नहीं चलेगा? पैसे दिए मैंने आपको, ऐसे नहीं चलेगा। अभी रुक जाओ, अभी मैं दिखाता हूं आपको। एंड दैट्स ऑल। इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी भैया, इनको तो समझ है नहीं। इनको ये नहीं पता कि अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्चुअली में क्या होता है, किसके साथ जुड़ के वो किस तरह का अल्कोहलिक कंपाउंड बनाता है। अगर बचपन में पढ़ लिए होते भैया से तो ये दिक्कत नहीं होती ना। चलो, आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है। आ गया वो चैप्टर जिसका तब से इंतजार था, कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? अब देखो बेटा, चैप्टर के नाम से बहुत क्लियर है कि बात सीधा किसके बारे में होने वाली है? कार्बन के बारे में होने वाली है, ठीक है? तो एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है? एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, चैप्टर का निचोड़ निकालते हैं और इसको रैपिडली कवर करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कार्बन की खासियत के बारे में, ठीक है? कि ऐसा क्या है कार्बन में कि जिसके लिए इस पूरे चैप्टर को अलग से कार्बन को डेडिकेट करना पड़ा, है ना? कुछ तो खास बात होगी। देखो जरा स्क्रीन पे नोटिस करो, आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही है, ओके? ये है भैया बहुत ही महंगी चीज, ओके? कभी किसी देना है किसी को तो पढ़ाई करनी होगी, अच्छा कमाओगे तब तो किसी को गिफ्ट करोगे, ठीक है? दूसरा, ये वो चीज है जिसका इस्तेमाल आप लोग अभी कर रहे हो, है ना? और भैया अगर ये वो चीज है कि रिजल्ट खराब हो जाए तो फिर यहीं जाके खत्म होगा, है ना? तो भैया बात इसी है। देखो ये तीनों चीजें हैं, एक तरफ डायमंड है, एक तरफ पेंसिल है और एक तरफ ये कोयला है। इन तीनों में मैं पूछूं कॉमन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो कॉमन है नहीं। एक बहुत महंगा है, एक सस्ता है भैया बहुत, एक भाई ठीक ठाक से, ठीक है? बट इन तीनों में कॉमन है बेटा कार्बन, ठीक है? कार्बन है जो इन तीनों में प्रेजेंट है, कार्बन इन तीनों में प्रेजेंट है। कार्बन का अगर मैं कहूं ना तो आपके आसपास अभी जहां भी आपकी नजर जा रही है, ठीक है, जिधर भी आप देख पा रहे हो, हर जगह कार्बन आपको प्रेजेंट है, ओके? कार्बन इज एवरीवेयर। तो कार्बन है भैया, हम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं, मैं हर जगह प्रेजेंट हूं। बात यह है कि भैया तुम्हारे पास ऐसा क्या ताकत आ गई, ऐसी क्या तिलिस्मी ताकत तुम्हारे पास कि तुम हर जगह प्रेजेंट हो? इसी पे वो पूरा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है? अभी इसको समझेंगे। देखो, तो कार्बन आपका हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे हम कोई भी चीज देखें, ओके? उसी तरीके से हर जगह एक चीज जो प्रेजेंट नहीं होती वो है आपके लिए एक अच्छा ऑफर। भैया बर्थडे में आप लोग आए, साथ में सेलिब्रेशन किया, बहुत मस्ती आई आप लोग को, है ना? बहुत सारे शॉर्ट्स एंड रील आप लोग एंजॉय कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर इवेंट सच ए ग्रैंड इवेंट, सच ए वायरल इवेंट, ठीक है? लेकिन बात यह है कि आप बर्थडे में आए हो तो रिटर्न गिफ्ट भी तो हम देंगे, है ना? तो ये रहा आपके लिए रिटर्न गिफ्ट हमारी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को। गिफ्ट क्या है कि भैया जो हमारा सीबीएसई सब्सक्रिप्शन चल रहा है ना, उस पे हमने कर दिया है 50% ऑफ। आपको भैया ये तो पहले भी चल रहा था, कोड अनलॉक यूज कर रहे थे। नहीं भैया, सिर्फ इतना ही नहीं, प्लस हमने इसमें क्या किया है कि आपको 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल गया, समझ रहे हो? यानी कि जब आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। 9 मंथ क्यों? बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 9 ईयर्स ऑफ आवर फाउंडेशन, ठीक है? तो इसीलिए आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिस्पेक्टिव क्लास पे आप क्लिक करोगे और आप कोड यूज करोगे। भैया बोलो कोड तो दिया नहीं है, कोड मैं बता देता हूं आपको। कोड है अपना KS55, ठीक है? ये कोड है, ये कोड आपको यूज करना है और जाके इसका फायदा उठाना है, ठीक है? अब भैया रिटर्न गिफ्ट मिल गया आपको, अब आ जाते हैं भैया हम एक और गिफ्ट पे, वो है इस चैप्टर का कंसेप्ट, ठीक है? देखो एग्जाम टाइम है ना, तो फटाफट चीजें समझनी होंगी, ठीक है? एकदम टू द पॉइंट वाली बातें करते हैं। जैसे कि आपको क्या है, बात है आपकी हाइड्रोकार्बन की। देखो होता क्या है, पहले हम हाइड्रोकार्बन पे आएंगे, पहले हम आते हैं एक चीज पे जो कि है कार्बन की क्वालिटी पे, ठीक है? कि मैंने कहा कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, तो क्या रीजन है कार्बन हर जगह प्रेजेंट है? उसके लिए समझना होगा हमें कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें भैया, कार्बन है, ओके? और ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर, ठीक है? दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा है ना? 9th क्लास में पढ़ के आए हो, नहीं आया तो भी। एटॉमिक नंबर इज बेसिकली क्या होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाले नंबर। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर देखें कार्बन का, याद होगा आपको कि उसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर के बाद एल आएगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भैया? 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, ठीक है? मतलब भैया ये वाली बात समझ में आ गई। नाउ बात क्या है बेटा खास, यहां देखो, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रहे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा है 9th क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपने आप को स्थिर रखना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना होगा? उसको अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करना होगा। ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि भैया आपकी जो आउटर मोस्ट सेल है ना, उसमें या तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप ये 2 कंडीशन अचीव कर लेते हो आपका काम पूरा हो जाएगा, है ना? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑक्टेट रूल अभी आपके लिए 8 और 0 वाली बात है, लेकिन जैसे ही आपकी क्लास आगे बढ़ेगी तो इसमें फिर और चेंजेस आते हैं। अभी आप इतना ही जानो, अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, एग्जाम टाइम आ रहा है, ठीक है? बिल्कुल नहीं करूंगा। तो अभी हमें
मैंने वही बोला ना, इन डेप्थ नॉलेज लेने का जब टाइम था तो हमने ले लिया। अभी हमारा काम है कि भैया टू द पॉइंट सीख ले ताकि एग्जाम में जाके फुल स्कोर हो जाए, तो उसके लिए ठीक है। कार्बन के पास देखो क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो कि होता क्या है कि मान लो कोई भी एलिमेंट है, बच्चे इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा, यहां समझ में आ गई तो सारी कहानी समझ में आएगी। कोई भी अगर एलिमेंट है, ठीक है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसको क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको क्या करना है, या तो उसको 8 करना है या उसको 0 करना है। जैसे कि कोई एलिमेंट है, मान लो कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो उसके पास 2 कंडीशन है भैया, या तो आप क्या करो, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन मांग लो, बोरो कर लो, तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या भैया आपके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दो, है ना। ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है कि भैया वो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज और आपको बताता हूं, एक एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करे, समझिएगा जरा, 1 इलेक्ट्रॉन आप चाहे डोनेट करो चाहे आप 1 इलेक्ट्रॉन बोरो करो, ऐसा नहीं है कि फ्री में सारी काम हो जाते हैं, हर चीज में खर्चा पानी लगता है, यहां पे भी खर्चा पानी है। वो खर्चा पानी क्या है, एनर्जी, ठीक है, ये डोनेट और बोरो करने में ना एनर्जी लगती है, ठीक है, इक्वल एनर्जी लगेगी, चाहे आप डोनेट करो चाहे आप बोरो करो, आपको लगेगी इक्वल एनर्जी। अब जैसे हम कंजूसी दिखाते हैं कि सस्ते में चीजें निपट जाए, वैसे एलिमेंट भी दिखाते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम कम से कम एनर्जी खर्च करके ना ये डोनेट और बोरो वाला हिसाब किताब करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कि हाँ ये वाला एलिमेंट क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट इस वाले ऑप्शन को चुनेगा, भैया मैं 2 बोरो कर लूं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का खर्चा होगा, अगर 6 डोनेट करूंगा तो फिर मुझे ज्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ देखो क्या है, कार्बन की बात करें भैया, बात करते हैं कार्बन की, कहानी तो कार्बन की चल रही है ना। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, समझना जरा इस बात को, कार्बन के पास ये रहे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कार्बन के पास ऑप्शन क्या है, आप बोलोगे भैया दोनों ऑप्शन है इसके पास, तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन बोरो कर ले तो भी भैया इसकी काम बन जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दोनों में बराबर एनर्जी लगेगी, तो अपने पास के दोनों रास्ते हैं। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम में बन जाता है सवाल, कार्बन इन दोनों में से ना कुछ भी नहीं कर पाता, मजबूर है बेटा, ठीक है, वो इन दोनों में से कुछ भी रास्ता फॉलो नहीं कर सकता। रीजन क्या है, रीजन है आप निकले हो अपने आप को स्टेबल करने, है ना, आप डोनेट या बोरो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपनी स्टेबिलिटी बनानी है। आप कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन डोनेट बोरो करके स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि आप देखो जरा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं भैया, 6 प्रोटॉन है। अब देखो होता क्या है, कार्बन ने जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, समझना जरा, कितने इलेक्ट्रॉन बचे भैया, इसके पास बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अभी भी कितना है, 6 प्रोटॉन। आपको याद होगा, आपको ये चीज बैलेंस करनी भी है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है एटम के अंदर वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 प्रोटॉन का भार बैलेंस नहीं कर पा रहा, स्टेबिलिटी तो नहीं हुई। दूसरा रास्ता आ जाए भैया, आप 4 बोरो कर लो, 4 बोरो कर लिया, आपके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो अभी भी 6 है। अब जो ये प्रोटॉन है वो इस 6-10 इलेक्ट्रॉन का भार नहीं संभाल पा रहा, दोनों के इसमें कार्बन फंस गया। अब बोले कार्बन बोला कि मैं करूं तो करूं क्या, है ना, ये तो वो वाली बात होगी क्वीन वाली कंगना रनौत की तरह, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं ना डोनेट कर पा रहा हूं ना मैं बोरो कर पा रहा हूं, बट मुझे तो स्टेबल होना है बाकियों की तरह, मैं कैसे रह जाऊं ऐसे। वहां पे क्या हुआ, कार्बन को सुझाव दिया एक रास्ता, कार्बन ने कहा कि ठीक है डोनेट बोरो करने में प्रॉब्लम है ना, तो मैं काम करता हूं, मैं शेयर कर लेता हूं, मैं क्या कर लूं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता हूं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन ने कहा कि भैया मैं 4 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा हूं, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आओ मेरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करो। अब आप बोलोगे भैया डोनेट बोरो करना शेयर करने में क्या फर्क है, बहुत सिंपल, जैसे कि मेरे पास ये पेन और मैं क्या करूं, मैं बोलूं कि मैं आपको ये पेन डोनेट कर रहा हूं, दैट मींस कि ये पेन आपका हो गया आफ्टर डोनेशन, फिर ये मेरा नहीं है, मैंने ये दे दिया आपको, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, या मैंने आपसे ये बोरो किया तो आपका कोई हक नहीं है, मेरा कंप्लीटली हो गया। लेकिन शेयरिंग में क्या होगा, अगर हम दोनों ने शेयर किया, दैट मींस कि आपको जरूरत है आप यूज कर लोगे, मुझे जरूरत है मैं यूज कर लूंगा, दैट मींस इस पे दोनों का हक है। तो कार्बन को वही रास्ता था, कार्बन ने कहा कि ठीक है मैं डोनेट बोरो करके स्टेबल नहीं होगा, तो मैंने शेयर कर दिया। यहां से कार्बन ने क्या किया, रास्ते ओपन कर दिए, ठीक है, देखो जरा समझदारी देखी कार्बन की समझदारी, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। उससे क्या हुआ कि कार्बन की एक लिमिट, मतलब बहुत एलिमेंट की लिमिटेशंस होती है डोनेट और बोरो करने में, अभी बताऊंगा, कार्बन की लिमिटेशन खत्म हो गई। अब बोलोगे भैया क्या लिमिटेशन होती है, तो देखो होता क्या है कि अगर आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना बार्टर सिस्टम, मनी एंड क्रेडिट में सिद्धार्थ सर ने बताया होगा आपको, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि भैया आपको ना मान लीजिए कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, मैं उस तरह का एलिमेंट हूं, एक एलिमेंट ए हूं जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी जाके स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रॉब्लम है कि वैसा एलिमेंट ढूंढना जो 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करने निकला है, तभी तो बनेगी बात बार्टर सिस्टम, कि मुझे जो चाहिए वो सामने वाले को भी चाहिए, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, तभी जाके बनेगी बात। अगर वो नहीं मिला, अगर इस एलिमेंट को कोई 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करने वाला नहीं मिला, जैसे मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है बी, वो बोले भैया मुझे ना 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बोले मैं 2 मेरे से ले लिया किसी और से ले लो, बट मैं क्यों लूंगा, मैं उसी से लूंगा जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने बैठा है ना, बार बार थोड़ी ना जाके रिएक्शन करना है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, लिमिटेशन आ गई कि दोनों की फुलफिल होनी चाहिए वांट।
कार्बन ने तो एक सिनेरियो खत्म कर दिया। कार्बन ने कहा कि भैया ऐसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 3 है, मेरे पास 4 बैठे हैं, तुम्हें 3 लेना है, तुम्हें 1 लेना है, तुम्हें 2 लेना है, ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तो दिक्कत है, यहां इसको जैसे इसको भी 2 ही बोरो करने वाला चाहिए और इसको भी 3 डोनेट करने वाला चाहिए, तो ये लिमिटेशन होगी। इसके वजह से क्या हुआ, देखो इन्हीं सब फजीयत की वजह से कार्बन ने कर लिया अपने आप को दूर, है ना, और कार्बन बन गया एक फ्रेंडली एलिमेंट। हाय कार्बन, ठीक है, कार्बन ने कहा कि मैं हूं सबका दोस्त, जिसको जितनी जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं, आओ और मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है, मिलके एक नया कुछ क्रिएट करते हैं। अब 2 एलिमेंट जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं। बात समझ आ गई? इसलिए मैंने कहा कि कार्बन इजीली सबके साथ आराम से घुल मिल जा रहा है, इसलिए हर जगह कार्बन हमें नजर आ रहा है। मेरे हाथ में जो स्टाइलस है यहां भी कार्बन है, ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है इसमें भी कार्बन है, ये जो माइक लगी हुई है इसमें भी कार्बन है, इवन मेरे में भी कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन इज एवरीवेयर। अब बोलोगे मैंने कहा था आपको कि अगर पता करना हो किसी चीज में कार्बन है या नहीं है, उस चीज को उठाओ और जलाओ। अगर किसी चीज को बर्न करने पे उसमें ब्लैक कलर का स्मोक निकले, काला धुआं निकले, इट मेक वेरी क्लियर कि भैया उसमें कार्बन। आप बोलोगे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, हर चीज को जलाने पे तो काला धुआं निकलता है। गट में क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों निकल रहा काला धुआं, बस अब आप समझदार हो, आप समझ गए, ठीक है। तो कार्बन की जो खासियत थी कि कार्बन क्या कर रहा था, अपने इलेक्ट्रॉन ओपन कर दिए। अब यहां से कार्बन ने बनाए अपने रिश्ते। अब चैप्टर में हमें जो चीज पढ़नी कार्बन के बारे में ये है ना, लेकिन अब एक और क्वालिटी बताता हूं, कार्बन की 2 और क्वालिटी। एक तो आपका सवाल पूछते हैं व्हाट इज टेट्रावैलेंसी, एंड दूसरा आपका सवाल आता है कि व्हाट इज कैटाइनेशन, ठीक है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल। कार्बन के पास कितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये रहा कार्बन का एटम, ये कार्बन है, और ये है उसके आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना, उसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आपने शेयर किया, 4 इलेक्ट्रॉन आपने शेयर किया, ये आपके कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए क्या नाम बना, टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब 4, और वैलेंसी यानी वो इलेक्ट्रॉन जो कि आप शेयर कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन जो कि आप शेयर कर रहे हो, तो ये बन गया आपका टेट्रावैलेंसी, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, टेट्रावैलेंसी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन उसमें शेयर करते, अच्छी बात है। दूसरी तरफ है कार्बन की एक प्रॉपर्टी दैट इज कैटाइनेशन। अब कैटाइनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और 3 तरीके से। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ तो डबल बॉन्ड, और कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। इस तीनों की ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ध्यान रखिएगा, यहां बच्चे गलती करते हैं आप लोग। कार्बन की सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड को बनाना कैटाइनेशन नहीं कहते हैं, कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड शेयर करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कैटाइनेशन। याद रखिएगा, कार्बन जो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं दैट इज कैटाइनेशन। तो कार्बन की ये खासियत हो गई, देखो कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ही रहा, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कितना अच्छा नहीं है ना, सबका ख्याल रख रहा है ना, और अपनों का भी ख्याल रख रहा है। अब इस वजह से कार्बन, क्योंकि मैंने बताया कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन हर तरह के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है कार्बन 3 तरह के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड बना रहा है। एक आपका रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है ना, साइक्लिक भी कहते हैं इसको, रिंग स्ट्रक्चर। कार्बन आपको ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड भी बना लेता है, क्योंकि हर तरीके से, और कार्बन आपको ऐसे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है। ये कार्बन की खासियत है, तीनों तरह की बनाता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या भैया, उसके बाद है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या है, देखो सर, कार्बन मैंने क्या बताया, कार्बन क्या बना रहा है, बहुत तरह के कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब बहुत तरह कंपाउंड बनाएगा तो इससे क्या होगा, कार्बन की ना फैमिली बनती चली जाती है। अभी हम 3 फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, है ना। अब आज क्या, तो वो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। होमोलोगस सीरीज आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। बेसिकली होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है बेटा सेम, एक जैसा, ठीक है। तो सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, एक ऐसी सीरीज कंपाउंड की जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ सेम है। अब मैं केमिकल कंपाउंड की बात करूं तो केमिकल कंपाउंड में क्या सेम होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेसिकली आपका, कि वैसी सीरीज जिसमें आपके 2 कंजिक्यूटिव जो कंपाउंड होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका CH2 होगा, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। आप बोलो भैया नहीं आती इतनी बात समझ में, कुछ ऐसे ना एग्जांपल से ही समझा दो। देखो देखना जरा ध्यान से, ठीक है। मैं उठा रहा हूं अल्केन फैमिली, ठीक है, अल्केन फैमिली बताऊंगा आगे, बट मैं आपको समझाने के लिए अल्केन फैमिली के मेंबर्स लिख रहा हूं। देखो ये है अल्केन फैमिली, पहला मेंबर है मिथेन, दूसरी है आपको इथेन, दूसरा है आपको इथेन, तीसरा है आपको प्रोपेन, ठीक है। अब आप नोटिस करो, यहां पे मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ जरा कि इसमें और इसमें कितने कार्बन का डिफरेंस है। आप बोलोगे भैया 1 कार्बन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है, भैया 2 हाइड्रोजन का। बात समझ आ गई। सिमिलरली मैं पूछूं आपसे बेटा यहां से यहां गए, आप बताओ कितने कार्बन का डिफरेंस है, भैया 1 कार्बन का। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, भैया 2 हाइड्रोजन का। डिफरेंस दिख रहा है, आप फिक्स है, CH2 हो गई ना। आप कोई भी फैमिली उठाओगे अल्किनल की, तो होमोलोगस सीरीज क्या है, जिसमें आपको 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, 2 कंजिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। मैं कहूं CH2 का डिफरेंस दिखेगा या 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस दिखेगा। आप बोलोगे ये कहां से आ गया, अब
अरे यार 9th क्लास में सीख के नहीं आए थे क्या हम? 14 एटॉमिक मास यूनिट क्या मतलब है? देखो कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, एक हाइड्रोजन का भैया एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया, कितना हो गया? 14 हो गया ना। तो यही डिफरेंस की तो बात कर रहे हैं वो, कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस। ठीक है भैया, ये बहुत अच्छी बात है। होमोलॉग, अब बाकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम है, मेन चीज जो आपसे है ना होमोलॉगस सीरीज में, वो ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज और कि भैया कार्बन अगर इतने तरह के कंपाउंड बना रहा है तो क्या सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे, या एक कंपाउंड का एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा? नहीं, उन्होंने कार्बन बहुत फ्लेक्सिबल है। अब यहां पे क्या होता है, कार्बन क्या करता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये क्या है, 1 2 3 4, ये बेसिकली ब्यूटेन है। ये क्या है? ब्यूटेन है, एल्केन फैमिली का चौथा मेंबर है। अभी आ जाएंगे फैमिली पे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ब्यूटेन आपको ऐसा दिख रहा है, C4H10, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है ना। लेकिन एक मिनट, यहां पे क्या है कि हम ब्यूटेन को इसके अलावा भी लिख सकते हैं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से भी हम डिजाइन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। ठीक है, ब्यूटेन को हम दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4, एडजस्ट कर लो। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। वही देखो, उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं है। ये कहलाते हैं ब्यूटेन के आइसोमर्स। आइसोमर्स बेसिकली क्या है आपका, एक आदमी उसके बहुत सारे रूप, वही यही आइसोमर्स है। बट इसे पर्टिकुलर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है ना। किसका डिफरेंस है? स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस है। ये जो स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का, ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स में और ये ब्रांच में, इसको हम लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन भी लिखा हुआ दिखेगा। दिस इज नोन एज एन ब्यूटेन। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो ब्यूटेन। ठीक है, फिर एक होता है आपका नियो ब्यूटेन। समझ में आ गई बात? दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर। जैसे कि देखो ये पेंटेन का, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। आप बोलोगे भैया आइसो नियो में क्या फर्क है? देखो आइसो पेंटेन में क्या है कि जो एक कार्बन है ना वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है, नोटिस कर। ठीक है, एक कार्बन जो है वो 3 से घिरा हुआ है, ये 2 से घिरा हुआ है, लेकिन जो एक है वो 3 से घिरा हुआ दिखेगा कहीं। ठीक है, लेकिन नियो में क्या होगा, एक कार्बन आपको 4 कार्बन से घिरा हुआ दिखेगा। बस ये दोनों ब्रांच है, बट यहाँ पे कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी उसने हर साइड से कार्बन के साथ शेयरिंग करी। यहाँ पे 3 जगह, और नॉर्मल वाले में तो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे पेंटेन के, ड्रॉ करने के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं भैया नोमेनक्लेचर। कोई बच्चा होता है घर में तो उसका नाम रखा जाता है ना, उसी नाम से उसको बुलाते हैं। तो कार्बन जब इतने सारे कंपाउंड बना रहा है तो भैया उसको कैसे बुलाएंगे, उसके लिए भी क्या है, नाम रखा गया। अब बात आती है यहीं पे कि भैया इतने सारे, कि मेरे का कोई लिमिट है ही नहीं। जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है उसमें एक कार्बन और ऐड कर दो, एक नया कंपाउंड, फिर एक और ऐड कर दो, एक नया कंपाउंड। प्रॉब्लम क्या भैया, इतने सारे नाम याद रखे जाएंगे क्या? नहीं बेटा, बट इनके नाम रखने का, जो कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है, उनके नाम रखने का एक तरीका है। उस हिसाब से अब आपको तरीका सीखना फटाफट। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले काउंट करेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन उसमें, उसके हिसाब से उसके नाम की शुरुआत करेंगे। जैसे कि अगर एक कार्बन दिख रहा है तो भैया नाम की शुरुआत होगी मिथ, 2 दिखा तो इथ, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैं आपको बता दूं बेसिकली आपको ध्यान अगर रखना है तो पेंट तक रखिएगा, उसके आगे का नहीं पूछते एग्जाम में, है ना। बट आपको इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी। ठीक है, पहला काम हो गया कि भैया सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम याद कर। ठीक है, दूसरा क्या भैया, दूसरा देखना है नाम के सफिक्स, जो लास्ट में, सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में जुड़ते हैं। वो क्या भैया, वो देखो कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अगर वो अल्केन फैमिली से है, अगर वो अल्केन फैमिली से है तो सफिक्स लग जाएगा ANE। अगर वो अल्कीन फैमिली से सफिक्स लग जाएगा ENE, और अगर वो अल्काइन फैमिली से तो सफिक्स लग जाएगा YNE। अब आप बोलोगे भैया मैं पहचानूं कैसे कि कौन किस फैमिली से है, ये कैसे जानेंगे भैया? उसके लिए क्या है, तीनों फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको ये चीज समझाता हूं बेटा, इस चीज को समझिएगा जरा। ओके, ये है 3 फैमिली, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यानी क्या प्रॉब्लम क्या है भैया, पता कैसे चलेगा कि कौन सा किस फैमिली से बिलोंग करता है? जैसे कि तभी तो उसका नाम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है ना, देखो जरा मैं पे कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं। ओके, C3H8। अभी आपको देखो इसका नाम भी बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है, कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। C3H6, ये 2 है भैया, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कौन सी फैमिली से, ये कौन सी फैमिली से, इसका नाम क्या होगा? देखो बेटा बहुत आसान है। क्या देखना है आपको, मैंने क्या कहा, आपको देखना है कि कौन सबसे पहले तो मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। भैया नंबर ऑफ कार्बन एटम तो दोनों में सेम है, 3 है, और आपको पता चल गया कि 3 के हिसाब से क्या है, मिथ, इथ, प्रॉप। तो भैया नाम की शुरुआत तो दोनों की सेम ही होगी, दोनों के नाम की शुरुआत होगी प्रॉप। ये भी प्रॉप है और ये भी प्रॉप है। ठीक है भैया, ये तो क्लियर हो गया। इसके आगे क्या लगेगा भैया, सफिक्स ANE, ENE, YNE। देखो जरा, अल्केन के लिए क्या है, ANE है, इसके लिए क्या है, ENE है, अल्कीन फैमिली के लिए, और इसके लिए YNE है। कैसे पता करें भैया, देखो ये कौन से फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एन बेसिकली बेटा अपना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है कि कितने कार्बन एटम्स हैं। यहां पे कितने कार्बन एटम है, 3 है। यहां पे पुट कीजिए जरा, n के जगह पे 3, क्या बनेगा, C3H2 × 3 + 2। मैं यहां पे अगर 3 पुट करूं बेटा, खुद देखो आप जरा
क्या ये वही फॉर्मूला बना जो यहाँ पे है भैया C3 है, H6 + 2 8 हो गया। हाँ भैया ये इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यानी अल्केन से। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन। ठीक है, सिमिलरली C3H6 भैया ये कौन सी फैमिली से? भैया ये इस वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। क्या नाम हो गया भैया इसका? इसका नाम हो गया प्रोपीन। बात समझ में आ गई है ना? ऐसे ही नाम आपको देखना है, बस फैमिली क्लियर हो गई आपको। अल्काइन फैमिली का भी एक एग्जांपल चाहिए, देखो अल्काइन फैमिली का भी एक एग्जांपल हम यहां लिख लेते हैं। आपको बस मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, C5H8। ठीक है, देखो जरा इसका नाम क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ इसका नाम क्या होगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया भैया, ये चीज तो बहुत आसान थी, क्लियर हो गया कि नाम कैसे रखते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप और नोटिस कर रहे हो कि अल्केन फैमिली में जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर अल्केन फैमिली का, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको भी समझा ही देते हैं, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया, बहुत अच्छे, आप सब चीजें समझा देते हो, बेटा काम अपना यही है ना। देखो जरा, इससे नहीं समझ में आएगा। लो अल्केन फैमिली का मेंबर लिखा C2H6, नाम क्या है? 2 कार्बन। अब देखो मैंने कहा नाम की प्रॉब्लम आज के बाद होगी ही नहीं, आज का नाम की प्रॉब्लम अपने को आनी ही नहीं है। C2 भैया इथ, AN ही लग जाएगा भैया, इथेन। बहुत बढ़िया। कार्बन कितने भैया? 2 कार्बन है, कार्बन लो 2, बाकी जगह कितना लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये बॉन्ड वाली बात समझ में नहीं आ रही ना कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा कि बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। प्रॉब्लम ही खत्म है ना, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं, एक पूरा अलग से बना दूंगा। ठीक है, बेसिकली देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए है ना, कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। देख रहे हो, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन के हो गए, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस एंड पे, ये देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस कार्बन का आप नोटिस करो, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर उस तरीके से बनता है। देखो ये रहा, यहाँ पे कार्बन का है, ये रहा हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली ये कार्बन का है, ये इसका है, इसके 2 हो गए। ये जो मैंने बनाया ना, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात कि भैया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल तो मैंने ले लिया। अब बात आती है कि मैंने कहा कि इतनी ही कहानी नहीं है, वो जो मैंने बनाया उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अल्केन अल्कीन अल्काइन को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब बेसिकली हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी हाइड्रोकार्बन में से हम कुछ हाइड्रोजन हटा दें और उसमें एक केमिकल कंपाउंड ऐड कर दे, जिस केमिकल कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, तो एक नई चीज बन जाएगी। जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये एग्जांपल है कुछ फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग, इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनाएंगे, और उस कंपाउंड की खासियत होती है। और ये क्या करते हैं, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ के एक नए तरह का कुछ केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हैलाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मेरे पास मीथेन है CH4, तो भैया क्या है, इसके पास 4 कार्बन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसके जगह पे कोई भी एक कंपाउंड जोड़ दिया, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। अब ये मीथेन से क्लोरोमीथेन बन गया। देखो मीथेन की प्रॉपर्टी अलग है, इसकी अलग बिहेवियर है, इसका अलग केमिकल बिहेवियर है। ठीक है, ये रहा, ध्यान रहेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा है जैसे आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH, ये वही है अल्कोहल वाले भैया जिसके लिए लड़ाई हुई थी शुरुआत में, यही है अल्कोहल। ठीक है, ये OH इज बेसिकली हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और ये लगता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ उसको अल्कोहल बना देता है। ठीक है, नाम यहां पे बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि हाइलाइट ग्रुप अगर आपका लग रहा है तो आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करना है। हाइड्रो ग्रुप में क्या होगा, प्रीफिक्स यूज होगा। जैसे कि क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो, ये प्रीफिक्स आपको यूज करना है। ये पूरा टेबल आपको दिया गया है। ठीक है, एल्कोहल अगर है तो वहां पे आपका सफिक्स यूज होगा OL। ठीक है, जैसे कि देखो ये आपका इथेन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल C2H6, यही होता है, एक हाइड्रोजन हटाया भैया C2H5OH, इसका नाम था इथेन। क्या नाम था, इसका नाम था इथेन, है ना। अब इसमें से आप क्या करो, लास्ट में से ध्यान समझना जरा, E हटा दो और OL लगा दो, तो क्या नाम बन गया, इथेनॉल। सिमिलरली एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, सफिक्स लग जाएगा AL, इथेनॉल बन गया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इसमें आपका ओइक एसिड लगा दो, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। कीटोन में है CO, सफिक्स लग जाएगा ONE, पेंटानोन बन गया। ये चीज आपको ध्यान रखने की, फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया, इतना तो आसान है। ये तो आपको बता दिया मैंने सारा, अल्केन अल्कीन अल्काइन फैमिली। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर। अब आता है भैया कि भैया केमिस्ट्री है, तो बिना रिएक्शन की केमिस्ट्री कहां से हो जाएगी, है ना। फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इन सब चीजों की। जैसे कि सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कंबशन। कंबशन आपको पता है, आग लगा दी, हो गया कंबशन। बट भैया रिएक्शन में क्या होगा, किसी चीज में आग लगाएंगे, आग कब लगती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। जब भी ऑक्सीजन से कोई चीज रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी भैया, ऑक्साइड बनेगी। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये बात आती है आपकी कंबशन की। ठीक है, फिर क्या है भैया, फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो 3 होते हैं ना, कार्बन कार्बन, एक सिंगल, डबल और ट्रिपल, यानी अल्केन अल्कीन अल्काइन। सिंगल बॉन्ड जो होता है ना कार्बन कार्बन का, वो होता है सैचुरेटेड। क्या होता है, सैचुरेटेड, उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड इसलिए कि बहुत स्टेबल होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो डबल और ट्रिपल है ना, वो होते हैं अनसैचुरेटेड।
अब क्या है कि फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि अगर मैं सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन को बर्न करूं तो बहुत ही क्लीन फ्लेम के साथ चलेगा। जैसे कि घर में सिलेंडर है ना, नया नया जब सिलेंडर आता है तो उसमें जो बर्नर में जब वो फ्लेम आती है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर फ्लेम होती है। फ्लेम क्रिस्टल क्लियर क्या, ब्लू इज फ्लेम होगी एकदम क्लियर। लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होने लग जाएगा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के अंदर जो होता है, जैसे जैसे वो खत्म होगा वो फ्लेम ब्लू से येलोइश होने लग जाएगी और बर्तन आपके काले भी होने लग जाएंगे। क्या मतलब है, शुरुआत में वो सैचुरेटेड था लेकिन विद द टाइम वो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड को अगर मैं बंद करूंगा तो आपका ब्लैकिश फ्लेम देगा, वो क्लीन फ्लेम नहीं देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन तो वही छोड़ो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड करना। फिर आपका एक होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें बेसिकली आपके क्या हो गए, देखो एक एडिशन रिएक्शन आपका होता है यहां पे कि जिसमें आपका, मैं आपको अगर बताऊं कार्बन कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो एडिशन रिएक्शन है कि जो आपका अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने की कहानी, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने की कहानी। कि आपका जो भी अनसैचुरेटेड, यानी मैं कहूं कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का जो काम है वो आपका एडिशन रिएक्शन करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो क्या होता है, वनस्पति घी वगैरह होते हैं, ठीक है, और रिफाइन होता है। रिफाइन यूज करते हैं हम, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कम होगा, है ना, वैसे तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही है, लेकिन रिफाइन वाला जो ऑयल है वो आपके जो डालडा वगैरह पहले आते थे वनस्पति घी जिसको कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, उससे बेटर होता है। अब वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड है, तो उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड में, तो वही आपका रिफाइन बन जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका यूज किया जाता है, ये समझना भी जरूरी है। ओके, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहां भी यूज होता है। जैसे कि आपका देखो ये क्लोरीन वाला, कि मीथेन है क्लोरीन है, इसने हाइड्रोजन को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक नया कंपाउंड बना दिया। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक कंपाउंड पे, जिसपे सवाल है वो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या है भैया, इथेनॉल। ठीक है, कैसे बना है, पहली बात इथेन से, इथेन है हमारा C2H6। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा आप में से और फिर बन गया उसमें OH लग गया, तो बन गया क्या, इथेनॉल। ये वही है इथेनॉल जिसको पी के 4 बोतल रोज का, है ना, वही वाला, ये वही है C2H5, ये रोज वाला है। ठीक है, फिर इसको पीने के बाद क्या होता है, ये ऑन होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात फटाफट, कलरलेस है। ठीक है, इसमें लिखा है इथेनॉल एज अ प्लीजेंट स्मेल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें 351 आपका क्या हो गया, 351 के इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, घुल मिल जाएगा पानी के साथ, हाँ तभी तो भैया डाइल्यूट होता है ना। फिर आपका क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इजिली बिजली पास नहीं करेगी और लिटमस पेपर पे ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, यूजेस की बात करें तो भैया इसका यूज ये सब थोड़े ना, नहीं एक्चुअली बेटा इसका इस्तेमाल यही है, क्या है, एंटी फ्रीज इन व्हीकल रेडिएटर। ठंडी जगह पे क्या होता है कि व्हीकल जो कार वगैरह उसका रेडिएटर है ना वो फ्रीज हो जाता है ना, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप देखो तो वहां पे अल्कोहल का इस्तेमाल किया था, एंटी फ्रीज। सॉल्वेंट इन अ पेंट, डाई, मेडिसिन, सोप एंड सिंथेटिक रबर बनाने में, प्रिपेयरिंग टिंचर ऑफ आयोडीन। चोट लग जाती है तो वहां पे भी, तो आप देखोगे बहुत सारी मिलिट्री मूवी वगैरह में आपको दिखाया जाता है कि अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं जंगल वगैरह पर, चोट लग गई, गोली भी लग गई और गोली निकालनी है, तो वहां पे आप देखोगे वो ऐसे अल्कोहल की बोतल खोलते हैं और उससे साफ करते हैं घाव को, क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल वहां भी होता है। सैनिटाइजर में इवन इस्तेमाल होता है अल्कोहल का। आप देखो जरा घर में सैनिटाइजर वगैरह ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखना, आपको अल्कोहल लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब कंपोजिशंस में। ठीक है, बट मैंने कहा कि सारे स्टार्टिंग में वही वाली बात, वो जो माउथ फ्रेशनर लेके निकले थे भैया उसमें भी अल्कोहल था, बट मैंने कहा सारे अल्कोहल आपको सेम नहीं है ना, सब में OH जरूर प्रेजेंट है, एक चीज कॉमन है, बट ऑल अल्कोहल आर नॉट द सेम, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। ठीक है, अच्छा फिर क्या है रिएक्शन इथेनॉल का सोडियम के साथ। बट रिएक्शन आपको बिल्कुल याद रखनी होगी, एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम में पूछते हैं कि भैया देखो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी अगर मैं सोडियम ये लिया हमने इथेनॉल, सोडियम से रिएक्ट कराया तो बना हमारा सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी पानी निकल रहा हो, तो वो क्या है कि अगर मैं इथेनॉल को रिएक्ट कर दूं विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इथेनॉल है कंसंट्रेटेड H2O4 के रिएक्ट करा दिया तो यहां पर देखो हमें क्या मिल गया, पानी मिल गया। और ये कंपाउंड आप बताओ जरा क्या है, ये तीनों फैमिली में से एक फैमिली का मेंबर है। ठीक है, फिर आता है हमारा इथेनोइक एसिड, या जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं विनीगर। ये वही है बेटा जिसका इस्तेमाल कर रहे हो आप क्या, नूडल्स वगैरह में। ठीक है, ये वही विनीगर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है नूडल्स वगैरह में, या वो जो सिरके वाली प्याज होती है मजेदार, वहां पे इथेनोइक एसिड CH3COOH। ठीक है, प्रॉपर्टी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, अल्कोहलिक होता है, और आपका इधर फिर आपका क्या है, फ्रीज हो जाएगा कोल्ड क्लाइमेट में, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से। रिएक्शन क्या है, मेटल के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। ये देखो, ठीक है, मेटल के साथ आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये आपका ये रहा, आपने कराया सोडियम मेटल है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनाएगा, सोडियम इथोनेट एंड वाटर, तो ये बना दिया सोडियम इथोनेट और वाटर। मैंने कहा रिएक्शंस बिल्कुल आपको ना एकदम लिख लिख के याद करनी होगी। ठीक है, याद करनी होगी आपको रिएक्शन। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2। ये रहा कार्बोनेट, ये रहा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्ट क्या करेगा, देखो पानी और CO2 ये दो चीज तो बना ही रहा है, बाकी क्या बच गया, बाकी बनेगा सॉल्ट। वो सॉल्ट डिपेंड करेगा कि आपने कौन से वाला लिया। ठीक है, उसके हिसाब से। ओके भैया, और क्या रिएक्शन है, फिर है एस्टरिफिकेशन है सपोरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है एस्टर बनाने की। ठीक है, ये रहा हमारा एस्टर। ये वही चीज है बेटा जिसका इस्तेमाल परफ्यूम वगैरह बनाने में किया जाता है।
देखो बनता कैसे, एसिटिक एसिड लिया, C2H5OH, कौन सा है ये, इथेनॉल लिया, रिएक्ट कराया, बन गया क्या, ईस्टर प्लस वाटर। इसका इस्तेमाल आपका परफ्यूम और फ्रेग्रेंस वाली चीजों में होगा। दूसरी तरफ फिर आती है सपोनिफिकेशन, नाम से मतलब दिख रहा होगा आपको कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल सोप बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, कोई ऑयल और फैट लो, उसको रिएक्ट कराओ आप सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो आपका साबुन बनाएगा और आपका ग्लिसरॉल बनाएगा। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज सोप और ग्लिसरॉल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बोलो भैया बस यही तो बात थी, इतना ही तो था आपका इस चैप्टर के अंदर, कहानी यहाँ पे इस चैप्टर की हो जाती, खत्म है ना। बस अब आपका हो गया रिवीजन, बात समझ में आ गई। कार्बन कंपाउंड आपका खत्म हो गया। इससे पहले ऑलरेडी एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड केमिकल रिएक्शंस वाली बात हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है कि भैया चैप्टर तो हो गए, रैपिड रिवीजन में हम कवर भी कर रहे हैं, बट मैंने कहा कि सिर्फ उसकी थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो भैया सैटरडे को क्या कर रहे हो आप, सैटरडे को शाम में फ्री हो ना, फ्री तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉप 30 MCQs तो ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, एक बार के लिए। अब मैं क्या करवा रहा हूं आपको, असर्शन रीजन करवा रहा हूं चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट, फंसते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे करवा रहा हूं असर्शन रीजन PYQ के साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाना, जाके क्लिक करके नोटिफाई मी ऑन कर देना, ताकि क्लास आपको ध्यान ना रखनी पड़े, यूट्यूब आपको खुद याद दिलाएगा कि भैया की क्लास है और असर्शन रीजनिंग पूरा हो रहा है, ठीक है। बस अब आपकी यहां तक हो गई प्रिपरेशन, तो थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। बेटा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने कहा कि डॉक्टर को जब तक बीमारी नहीं बताओगे डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी आपकी कि आप एक्चुअली में कहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं कि भैया यहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है, कमेंट करके बता देना केमिस्ट्री में, ठीक है। बाकी मैंने कहा है कि मैं प्लानिंग कर चुका हूं कि कौन सी वीडियो, रिएक्शंस की अलग से वीडियो, प्रैक्टिस की अलग से वीडियो, लाइव सेशंस, वो सब आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। भैया शेयर करो इसको जितना ज्यादा हो। वी वांट टू गेट कि हमारे लाइव सेशंस में नेक्स्ट लाइव जब मैं लूं तब आपके 100 बच्चे एटलीस्ट वहां प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। ये काम भैया आपका करना है। देखो इतनी मेहनत करते हैं, इतना आपके लिए डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है ना। तो सिंपल बात है, बहुत सिंपल कहूंगा, क्लियर बात कहूंगा कि ऐसा तो है नहीं भैया कि बस काम करने आए 5-6 बच्चों को पढ़ाना, नहीं भैया, पढ़ाना है सभी बच्चों को, सबका फायदा होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम तक रीच करनी चाहिए। तो बस चलिए इतना ही रखते हैं। मेरा नाम कुमार शानू है, बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया बुलाते हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ भैया बोलने के लिए नहीं हो, भैया मानने के लिए हो। तो भैया मानते हो तो डांटूंगा भी, समझाऊंगा भी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी मैं ही करूंगा। चलो अब इसके साथ रखते हैं अलविदा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड आप भूलना मत, दैट इज KS55। उस कोड का इस्तेमाल करके जाके आराम से सब्सक्रिप्शन एंजॉय करो, प्रिपरेशन अपनी तगड़ी करो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद। पढ़ाई चलते रहना चाहिए बेटा, पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं।